related to the philosophy and working as a director of the Gandhian Institute. So I will focus first modern political philosopher, and secondly I will come to the research tools and techniques used in social sciences. तो मैं समझता हूँ कि ऐसे मैं दोनों भाषाओं में चाहूँगा कि जो हमारे हिंदी प्रेमी हैं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा आयोजन कर रहा है, तो मैं हिंदी में अपनी बातों को कहूँगा और बीच बीच में मैं आंग्ल भाषा का भी प्रयोग करूँगा। मित्रों, हम जानते हैं ज्ञान का उदय का जो केंद्र रहा है यूनान रहा है। सुकरात ने एक संगठित अध्ययन की जो परंपरा शुरू की, उसको आगे बढ़ाया उनके शिष्य प्लेटो ने, और प्लेटो ने तमाम सारे सब्जेक्ट को क्लासिफाई किया, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, समाज विज्ञान, तमाम सारे विषयों पर उन्हें अध्यात्म, तमाम सारे विषयों को, ज्ञान की तमाम सारी शाखाओं को, ब्रांचेस को उन्हें स्टार्ट किया। और उनके शिष्य बाद में पैदा हुए। अरस्तु जो सिकंदर के गुरु भी थे, इस ज्ञान को आगे बढ़ाया। तो ये धीरे धीरे चलता रहा और हम जानते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, मैं वहां से स्टार्ट करता हूं, आगे बढ़ता हूं। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 1789 से लेकर 1799 के बीच में जो हुआ, जहां पर मजदूरों और किसानों की विजय हुई अधिनायकवादी सत्ता पर, तो उससे तीन बड़े अमृत तत्व निकल के सामने आए: स्वतंत्रता, समानता और न्याय। और दुनिया में इसको प्राप्त करने की होड़ लगी, लश लगा, और लोगों ने तमाम लेटर, ये तमाम सारे विषय, स्वतंत्रता, समानता और न्याय, ये लॉ के भी सब्जेक्ट हुए, पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ाया गया, सोशियोलॉजी में भी पढ़ाया गया, इस तरह से आया ये। तो लोगों में लस्ट हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय संदर्भ में इसे देखने की जरूरत है। वेद में पहले ही स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के लिए स्थापित डेमोक्रेसी की चर्चा है, क्योंकि वहां पर वाद विवाद से निश्चय होता है, सत्य का अनुसंधान होता है, क्योंकि हमारा वेद कहता है वादे वादे जायते तत्वबोधा, ट्रूथ इज डिस्कवर्ड, एसिमुलेटेड और एक्सपीरियंस्ड बाय डिबेट एंड डिस्कशन। और इसी परंपरा को जैन संप्रदाय के ने जो शांतवाद का दर्शन दिया, वह हमारे लोकतंत्र की नींव को मजबूत करता है, चिंतन की धारा को मजबूत करता है। हमारे देश में पहले भी शासन व्यवस्था के चार बड़े एक सूत्र थे राजाओं के जमाने में। गवर्निंग बॉडी में जो सत्ता को चलाने के लिए, पावर को, राइट को, अथॉरिटी को चलाने के लिए हमारे पास चार स्तंभ थे। राजा होता था, मंत्री होता था, सेनापति होता था, और प्रीस्ट ऑफ द रिलीजन होता था, जिसे आप कहिए वो जो हमारा प्रमुख होता, शिक्षा, ज्ञान का, अध्यात्म का प्रमुख। चारों बैठकर शासन की व्यवस्था को संचालित करते थे, जिन्हें अमात्य कहते थे। तो ये चलता रहा हमारे देश में। मनुस्मृति आया। हम आते हैं 18वीं के उत्तरार्ध से लेकर के 19वीं शताब्दी तक किस तरह से पॉलिटिकल फिलॉसफी विकसित हुई है। कुछ नामों का मैं चर्चा करूंगा, सबके नाम को चर्चा कर पाना संभव नहीं है कम समय में। जॉर्ज डगलस कूले का नाम हम जानते हैं। सबसे पहला काम पता है कि 1889 में पैदा हुए और 1964 तक जीवित रहे वो। उन्होंने पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की पैरवी की, पार्टिसिपेटरी सोशलिज्म की बात किया उन्होंने, और एक्टिव डेमोक्रेसी के अंतर्गत उनका उद्योग जगत में कामगारों का स्वशासन स्थापित होना चाहिए, इसकी चर्चा कालांतर में चल। सरकार में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार रही तो पार्टिसिपेशन, लेबर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट की चर्चा उन्होंने किया, और वो पहले कह रहे हैं कि कामगार जो है, अगर एक्टिव डेमोक्रेसी लाना है तो जो कामगार हैं उनका स्वशासन स्थापित हो। एक उन्होंने बड़ा काम किया। दूसरा जो है हमारे पास में एक आए पॉलिटिकल फिलॉसफी लेकर के, आसिया वर्जिन, ये 1997 तक रहे, 1909 में इनका जन्म हुआ था, और उन्होंने इन दिनों में बड़े दार्शनिक रहे, ये ब्रिटिश दार्शनिक रहे। इन्होंने दो चीजें दिया, एक तो हिस्ट्री ऑफ आइडियाज उनका एक बड़ा काम है, और फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री है। तो इन्होंने लिबर्टी और फ्रीडम की दार्शनिक और राजनीतिक समस्याओं पर चिंतन किया। एक पहला कंक्रीट विषय है हमारे फिलॉसफी का, पॉलिटिकल फिलॉसफी का, जिसमें ये तय किया इन्होंने कि हमें जो है किस तरीके से लिबर्टी और फ्रीडम को व्याख्या करनी चाहिए, कंसेप्चुअलाइज करके उस पर काम किया जाना चाहिए। आगे चल करके बर्नार्ड बोसांके आते हैं। यह टी.एच. ग्रीन के आदर्शवाद से प्रभावित थे, और इनकी एक बड़ी अच्छी पुस्तक आई, द फिलोसफिकल थ्योरी ऑफ स्टेट, राज फिलोसफिकल थ्योरी ऑफ स्टेट। मैं समझता हूं कि जो आजकल मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी का एक बड़ा भारी जो पिलर है, वह निश्चित रूप से मैं मानता हूं बर्नार्ड बोसांके को उनकी इस किताब ने दिया। जॉन डीवी का नाम हम सभी जानते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले जानते हैं, क्योंकि ये निश्चित रूप से बात सत्य है कि हम सोशल साइंस के बहुत सारे डिसिप्लिन हैं, वो चाहे सोशियोलॉजी हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे राजनीति विज्ञान हो, हम तीनों को बिल्कुल अलग नहीं कर सकते।
क्योंकि तीनों के आपस में इंटर रिलेशनशिप इतने गहरे हैं, इनको निकालना मुश्किल है। क्योंकि राजनीति अर्थशास्त्र को प्रभावित करती है, राजनीति सामाजिक चिंतन, सामाजिक धारा को प्रभावित करती है, समाजशास्त्र समाज का चिंतन प्रभावित करता है राजनीतिक दर्शन को। इस तरीके से तीनों इंटरलिंक्ड है, इनको अलग नहीं किया जा सकता। इस संदर्भ में जॉन डीवी को मानता हूं। जॉन डीवी अपने आप में भले शिक्षाविद रहा हो, लेकिन वह उसका एक बड़ा जो काम है जॉन डीवी का, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन के, उसने किताब लिखी, लोकतंत्र के प्रयोजनवादी सिद्धांत की तरफ उसने रुख किया। ये जो है, ये एक तरीके से जॉन डीवी चौथा एक बड़ा मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफर रहा है। हम निश्चित रूप से याद करना चाहेंगे मिल्टन फ्रीडमैन को, जो 1912 से 2006 में इज्म एंड फ्रीडम नाम से पुस्तक लिखी और यह हस्तक्षेप मूलक उदारवाद के समर्थक रहे। एक बड़ा काम किया उन्होंने, फ्रीडमैन ने। और उसके बाद एफ.ए. हैक आए, ये ऑस्ट्रेलियाई अर्थशास्त्रवेत्ता थे। इन्होंने स्वतंत्रता के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी का एक बड़ा दर्शन दिया और जिस पर बड़ा दुनिया में काम हुआ, बड़े रिसर्चेस हुए, बड़े वर्क हुए। ऐसे ही एल.टी. हाउस हैं, जिन्होंने एलिमेंट ऑफ सोशल जस्टिस लिखा। मित्रों, इससे आगे चलते आगे बढ़ते हैं। एक दार्शनिक, अमेरिकी दार्शनिक हुआ है, जो है राजनीतिक दार्शनिक चिंतक मैं कहूंगा। उसकी 2 किताबें बड़ी फेमस हुई, थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड लॉ ऑफ पीपुल। तो इन्होंने उस जमाने में लिखा, इस पुस्तक को, इस काम को किया जब अश्वेतों का आंदोलन चल रहा था अमेरिका में और अधिकार प्राप्ति का संघर्ष कर रहे थे। तो जॉन रॉल्स के इस काम के साथ एक बड़ा काम उल्लेख उन्होंने किया और इस पर काम हुआ है। यही नहीं है, अब अगर हम सोचते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस का विषय, वो उसकी सीमा क्या, बाउंड्री क्या है, किस सीमाओं में हम पॉलिटिकल साइंस को बांध सकते हैं। देयर आर सर्टेन टर्म यूज्ड इन पॉलिटिकल साइंस एंड ऑल द रिसर्च स्कॉलर्स लास्ट until the date they are focusing on that। वो है फ्रीडम है, इक्वलिटी है, जस्टिस है, अथॉरिटी है, लेजिटिमेसी है, डेमोक्रेसी है, वेलफेयर है। तो ये जो तमाम शब्द हैं, इन शब्द का अपना अपना अलग एक पर्याय है। परिस्थिति और देश द्वारा इस भाषाएं कहीं बिगड़ती रही और लोगों ने इसकी व्याख्याएं किया, इस पर अनुसंधान किया है। मैं यहाँ इसके बाद में बहुत सारे दार्शनिक हुए हैं, उसमें से हम जिनपाल का नाम करते हैं, साक का नाम करते हैं, तो ये तमाम सारे। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो स्थिति बनी है, पहले हम जानते हैं कि सोवियत, जो रूस, जब उसने आजादी प्राप्त की, जार को परास्त किया बोल्शेविक क्रांति ने, तो उसके बाद में आपने देखा कि उपनिवेशवाद से चीन को अलग कर दिया गया। एक नया कम्युनिज्म फिलॉसफी आया और हमारे मन में एक आस जगी कि साम्राज्यवादी शक्तियों को सीमित कर, उन्हें समाप्त कर, उनकी शक्ति कम करके तमाम उपनिवेशिक राज्यों को स्वतंत्र करना है, उसके लिए संघर्ष करना। हमारे यहाँ भी हिंदुस्तान में 1920 में अमृतपाल डांगे और तमाम सारे अमन राय ने तमाम सारे आंदोलन चलाए, कानपुर में गठित किया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो बना, और कालांतर में 1960 के साथ चल करके हमारे देश में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का भी उदय हुआ। तो एक विचारधारा आई जो मार्क्स से प्रभावित थी, जिसने मजदूरों को लिए, श्रमिकों के लिए तमाम सारे अधिकारों की बात की है। एक बड़ा पॉलिटिकल फिलॉसफी में एक बड़ा काम हुआ है। तो ये हम करते क्या है चिंतन में, हम तमाम सारे जो काम करने वाले लोग हैं, जिसने इक्वलिटी पे काम किया, ह्यूमन राइट पे काम किया, फेडरल स्टेट के बारे में चर्चा की, फेडरल स्टेट रिलेशनशिप के बारे में चर्चा होती है, ये गुड गवर्नेंस के बारे में चर्चा होती है। और यही नहीं है, हम जब बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन जो हमारा, या प्राइवेटाइजेशन, ये तमाम सारे जो टर्म है, ये कहीं न कहीं से ये भी पॉलिटिकल फिलॉसफी के हिस्सा है, क्योंकि यह ग्लोबलाइजेशन हमारे देश के समाज को प्रभावित करता है और समाज ग्लोबलाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है। इस दृष्टि से इस पर भी रिसर्च पे काम हुए हैं और दुनिया में काम इस पर किया गया है। गुड गवर्नेंस पर काम हुए हैं, कैसे गुड गवर्नेंस आता है, कैसे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब पॉलिटिकल साइंस को, जैसे हमने कहा कि पॉलिटिकल साइंस को हम सोशियोलॉजी से, हम अर्थशास्त्र से बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। उस दृष्टि में तीनों को रख करके इसकी व्याख्या हो सकती है। तो पहली बात, रिसर्च के लिए रिसर्च है क्या, क्या होता है रिसर्च? हम रिसर्च की सिंपल मीनिंग अपने विद्यार्थियों को कहते हैं, क्रिटिकल, सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ द थिंग्स कॉल्ड रिसर्च। हम किसी भी ज्ञान का जो तार्किक तरीके से, औद्धिक तरीके से, क्रमबद्ध और वैज्ञानिक तरीके से जो व्याख्या करते हैं, वही अनुसंधान होता है। तो ये इसकी सीमाएं, और इसके पॉलिटिकल साइंस में, सोशियोलॉजी में, अर्थशास्त्र में, ये शाश्वत चलता रहता है। परिवर्तन शाश्वत नियम है, वैचारिक परिवर्तन भी होता है और इस परिवर्तन से समाज प्रभावित होता है।
तो बदली हुई परिस्थितियों में सोच क्या है समाज की, समाज के तमाम जो संगठक हैं उनकी सोच क्या है सत्ता के बारे में, सत्ता की सोच इनके, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे दुनिया में एक बड़ी बात आई, एक ऐसा भी वर्ग आया जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का था, जिसने राज्य की शक्तियों को कमतर करने की बात कही। फॉर एग्जाम्पल प्रौधा, बाकुरिन हुए, क्रोपोटकिन हुए और गांधी हुए, टॉलस्टॉय हुए, वो राज्य की सीमित शक्तियों के पक्षधर हैं। गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि राज्य अपने आप में संगठित हिंसा का एक स्वरूप है, राज्य अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए तरह तरह की चाल चलता है। तो बहुत सारे लोगों ने राजनीति के क्षेत्र में किस तरीके से सत्ता, पावर ऑफ जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो, इसके बारे में चर्चा करते हैं। हमारे लिए एक मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी का बड़ा हिस्सा है, जिसमें टॉलस्टॉय है, जिसमें गांधी है, जिसमें क्रोपोटकिन है, जिसमें प्रौधा है, बाकुनिन है। हमको इस पर चर्चा करनी चाहिए। लोगों ने इस पर काम किया, तमाम सारे अनुसंधान किए हैं, अराजकतावाद पर भी काम हुए। सवाल है कि रिसर्च हम कैसे शुरू करें। सोशल साइंस के संदर्भ में हम जानते हैं रिसर्च में क्या करते हैं, पहले हम समस्या का चयन करते हैं। समस्या क्या है? आज की डेट की समस्या है, एक बड़ी इशू पैदा हुआ कोविड-19 के संदर्भ में। भारत के परिवेश में एक बड़ा प्रॉब्लम उभर के आया, इमरजेंस हुआ माइग्रेंट लेबर्स का। तो अब पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी, सोशियोलॉजी के विद्यार्थी, समाजकार के विद्यार्थियों को ये सोचने का मौका मिला कि माइग्रेंट वर्कर्स पर हमारे स्टेट का क्या वो प्रभाव पड़ रहा है, हमारे स्टेट पॉलिसी का क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारे पास कोई पॉलिसी स्टेट की है इनके प्रॉब्लम को एड्रेस करने की नहीं है, ये रीजन वाइज कैसे हो रही है, हमारी रीजनल प्लानिंग फेल हो गई क्या, हमारा सेल्स का जो डेवलपमेंट था स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने का फेल कर गया। तो आज सोशल साइंस के लोगों की दृष्टि सेल्स की तरफ जा रही है, आज सोशल साइंस की दृष्टि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की जा रही है, मनरेगा की तरफ जा रही है, लघु मध्य की सीमांत कृषक की तरफ जा रही है। और what are the welfare programs we are running from the last 20 years? ये क्यों सक्षम नहीं हुए हमारे माइग्रेंट वर्कर्स के काम को संभालने के लिए, इनकी समस्याओं के समाधान के लिए। नंबर ऑफ द लॉस केम इन द एग्जिस्टेंस, सोशल लेजिस्लेशन, वो फैक्ट्री एक्ट 1948 हो, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट हो, साथी एक्ट हो, मिनिमम वेजेस एक्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स का एक्ट हो, माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट हो, लेकिन ये सारी जो एक्ट बने थे इससे कवर नहीं हो पाए। ये तमाम अशांति का वातावरण बना, तो एक माहौल बना है समस्या के चयन का। समस्या चयन कैसे किया जाए? अब राजनीति शास्त्र का जो पूर्वदा होगा वो देखेगा कि हमारी जो तमाम सारी योजनाएं चल रही थी सरकार की, हमने नए नए नाम दिए, नए काम दिए, हमने बनाया उसको, लेकिन क्यों हमारी समस्या एड्रेस नहीं कर सके। तो राज विद्यार्थी अब स्टेट को देखेगा, गुड गवर्नेंस को देखेगा कि हमारे जो प्लान है पॉलिसी के वो क्यों प्रभावी नहीं हुए, राजनीतिक निर्णय जो हुए, डिसीजन जो हुए हैं हमारे तमाम सारे, वो कहाँ हमारे चूक हुई है, कहाँ हमारी कमियां हुई है। तो स्टेट के फेलोनस के, स्टेट के सक्सेस को और स्टेट के जो रोल है उसको डिफाइन करने का समय है। तमाम सारे पॉलिटिकल साइंस लोग इस समय काम करेंगे। अर्थशास्त्र का व्यक्ति अब सोचेगा कि ये जो रोजगार के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है, रीजनल प्लानिंग कैसे हो सकती है रीजनल लेवल पर, तो रीजनल प्लानिंग के बारे में काम करेगा और रिसर्च करेगा। हमारे सोशल वर्क के लोग काम करेंगे कि तमाम सारी जो विषमताएं खड़ी हुई हैं, इन विषमताओं में सरकार के द्वारा चलाए वाले जो वेलफेयर स्कीम है उसमें वैक्यूम कहाँ रह गया है, कैसे उसको फिलअप किया जाए, कैसे रियल बेनिफिट को तलाशा जाए। तो तमाम सारे रिसर्च के कई नेचर हैं, हम जानते हैं सोशल साइंस में। एक्सप्लोरेटिव रिसर्च है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, उसको टेस्ट करने के लिए हम एक हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं, और हाइपोथेसिस जब बना लेते हैं तो हाइपोथेसिस बनके तैयार हो गई। अब हमारा काम क्या होगा? अब आती है बात टूल्स की। हमारे टूल्स क्या होंगे? हम टूल्स की तरफ जाते हैं। सोशल साइंसेस में हमारे टूल्स के लिए दो बातें कही गई हैं। हम तथ्यों को दो तरीके से प्राप्त करते हैं। यद्यपि हम जब बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की और एक्सप्लोरेटिव रिसर्च की बात करते हैं,
इस तरह के डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात करते हैं तो हमारे पास दो चीजें आती हैं, हम कंटेंट एनालिसिस भी करते हैं, जरूरत पड़ने पर केस स्टडीज के द्वारा भी हम चीजों को ले आते हैं, इंटरव्यू करके ले आते हैं। तो एक तो तरीका ये है हमारा काम करने का उसमें, लेकिन सोशल साइंस, सोशल वर्क, तमाम सारे विषयों में, साइकोलॉजी में काम करते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और विषयों पर तो एक स्केल डेवलप है, वी यूज द स्केल फॉर दैट, वो भी एक इक्विपमेंट्स है हमारे पास, टूल्स है, वो हम प्रयोग करते हैं उसका। तो हम यहाँ जब करते हैं, हमारे हाइपोथेसिस तैयार हो गई, तो हमें अब क्या चाहिए, हाइपोथेसिस बनने के बाद में हाउ टू स्टार्ट द रिसर्च वर्क, तो हम टूल्स का निर्माण करते हैं। अब टूल्स दो तरह के हैं हमारे प्रयोग लाने के लिए। अगर एक्सपेरिमेंटल हम कर रहे हैं काम, तो नंबर एक, या डायग्नोस्टिक रिसर्च कर रहे हैं हमें, तो टूल्स में क्या करना है हमें, सबसे पहले अध्ययन के उद्देश्य को और हाइपोथेसिस को बिल्कुल ध्यान में रख करके हम एक क्वेश्चन बनाते हैं। और दो तरह के, एक इंटरव्यू शेड्यूल होता है, एक क्वेश्चनर होता है। इंटरव्यू शेड्यूल में क्या होता है, फायदा है, क्वेश्चनर में क्या फायदा है। इंटरव्यू शेड्यूल में फायदा यह है कि हमारे पास जो है, जो क्वेश्चन हम बनाते हैं, क्वेश्चन के साथ इंटरव्यू शेड्यूल में उसकी रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा होती, क्योंकि हम व्यक्तियों के साथ साक्षात करके उसे पूरी करवाते हैं, हम उसको दिखवाते हैं, व्यक्ति से साक्षात्कार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वैलिडिटी की और आती रिलायबिलिटी रहती है। मान लिया हम किसी से पूछ रहे हैं कि आप शराब का सेवन करते हैं, तो उत्तरदाता कहता साहब बिल्कुल नहीं, हमारे खानदान में 5 पीढ़ी से कोई शराब नहीं पीता है, नोबडी इज हियर अल्कोहलिक। लेकिन जब आप देखते हैं कमरे में शराब की बोतल ढुकी हुई है, मनी प्लांट लगा हुआ जगह जगह शराब की बोतल में, तो उसके कहने पर विश्वास नहीं करते, इसका मतलब घर में पीने वाली व्यवस्था है, तभी शराब की बोतलों में मनी प्लांट लगा हुआ है। तो एक बड़ा बड़ा इंटरव्यू के द्वारा हम सत्य को उद्घाटित करते हैं, तलाशते हैं और देखते हैं कि जो कह रहा है और जो एक्चुअल है, दोनों में कुछ गैप है कि नहीं गए है। तो हम नितांत सत्य की तरफ पहुंचते हैं। तो इंटरव्यू शेड्यूल जब बनाते हैं हमें, तो हम जो हमारे अध्ययन का जो ऑब्जेक्टिव है, जितने ऑब्जेक्टिव हैं उन्हें भी ध्यान में रखते हैं। और दूसरा, हम उसको हाइपोथेसिस को वेरीफाई करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन बनाते हैं, जिससे हमारी जो उपकल्पना है, उपकल्पना का परीक्षण हो सके, हम देख सकें कि हमारी उपकल्पना सही है या हमारी उपकल्पना गलत है, हम उसके आधार पर जाते हैं। अब ये जब ये बन गया, तो पहला दूसरा काम तत्काल नहीं करते। हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे इरिलेवेंट हो, हम 200 क्वेश्चन बनाए, 200 क्वेश्चन लेकर के इंटरव्यू शेड्यूल लेकर के, तो पहले पायलट स्टडी करते हैं। हमें पायलट स्टडी करने का प्राय होता है कि हमने जो इंटरव्यू शेड्यूल बनाया है वह हमारी समस्या की पूर्ति करता है कि नहीं करता है, या हमारे तमाम सारे विषय जो हमने ले रखे हैं उन विषयों पर रेखांकित कर रहा है, नहीं रेखांकन कर रहा है। तो हम अगर जरूरी हुआ तो वी विल जस्ट थ्रू द इंटरव्यू आई विल रीच विद द कंक्लूजन द नंबर ऑफ क्वेश्चन वी हैव टू डिलीट, नंबर ऑफ क्वेश्चन वी हैव टू जस्ट पर्टिकुलर इंटरव्यू शेड्यूल। तो जब हो जाता है तो हमारा शेड्यूल इसे करते हैं। और सोशल साइंस में, बेसिक तो सोशल वर्क में तमाम सारी जगहों पर जहां वेलफेयर स्कीम चलती, जहां पर हम किसी भी स्कीम की प्रभावता का अध्ययन करते हैं या किसी विचार पर पहुंचते हैं, तथ्य पर पहुंचते हैं, तो उसके पहुंचने के लिए हमारा इंटरव्यू शेड्यूल एक बड़ा मार्गदर्शक है, बड़ा महत्व रखता है रिसर्च के मामले में, और इसको हम करते हैं, देखते हैं। दूसरा है क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर में क्या है, क्वेश्चनेयर में तमाम सारे प्रश्न करते हैं। अब दो फर्क, एक बड़ा बात है, क्वेश्चनेयर इंटरव्यू में थोड़ा सा अगर करना सोशल साइंस साइंटिस्ट को, तो इंटरव्यू शेड्यूल के लिए आपके लिए संसाधन बहुत चाहिए। अगर आपको 200 उत्तरदाताओं का इंटरव्यू लेना, मान लिया आप किसी जिले का अध्ययन कर रहे हैं, किसी जिले में IRDP के प्रोग्राम की सफलता का अध्ययन कर रहे हैं, तो जिला बहुत बड़ा है, एक जिले में 10-10 ब्लॉक है, ब्लॉक में इतनी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में सबको तलाशना, आई विल कम टू द सैंपलिंग पॉइंट लेटर, ये करना है। तो लेकिन आपको तमाम सारे विषयों को जानकारी है, तो उन विषयों को देखते हुए जब इंटरव्यू शेड्यूल देखते हैं, आप तैयार करते हैं, तो करने के साथ आपको पता है कि वो आप इतने लोगों का इंटरव्यू लेने में काफी पैसे की आवश्यकता होगी, श्रम की आवश्यकता होगी, और तथ्यों के संकलन में आपका बड़ा समय भी लगेगा। क्वेश्चनेयर में क्या है, थोड़ा सा आसानी रहती है, लेकिन क्वेश्चनेयर में आज के जमाने में उत्तर देने वाले एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर भेजा, आपने प्रश्नावली भेजी है, वह प्रश्नावली जिस व्यक्ति के लिए भेजी वह पूरा करेगा कि घर का कोई और सदस्य पूरा करेगा, उसकी सोच अलग होगी। वह ईमानदारी से, सिंसियरिटी के साथ क्वेश्चन को पढ़ करके उत्तर देगा। वो उत्तर सही हो आवश्यक नहीं है। तो एक वैलिडिटी की दृष्टि से हम क्वेश्चनर से एक सर्वे तो कर सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से बहुत सही तथ्यों के करीब नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग इंटरव्यू शेड्यूल को ज्यादा पसंद प्रीफर करते हैं। फिर जो हमारा प्रश्नावली है, प्रश्नावली में प्रश्न ओपन नहीं है, क्लोज क्वेश्चंस हैं, उसके पास विकल्प नहीं है। और इंटरव्यू शेड्यूल में हमने 5 बनाए लिकर्ट स्केल की तरह, बहुत अच्छा सामान्य
खराब, बहुत खराब। जब आप क्वेश्चनर पे भेजते हैं क्वेश्चन में, तो उसके पास ऑप्शन नहीं होता, हाँ नहीं होता है। आपके क्वेश्चन के लिए अगर कोई और विकल्प है, वो विकल्प उसमें नहीं आ सकता है। तो एक ओपन है, एक ओपन प्लेटफॉर्म है इंटरव्यू शेड्यूल, जहां पर बहुत सारे तथ्यों को जो आप बना के नहीं भी ले गए, वो आपको नोट कराता है, ऑब्जर्वेशन नोट में आप डाल देते हैं शेड्यूल में, और बाद में उसका उपयोग अपने रिसर्च के एनालिसिस पे करते हैं। तो एक बड़ा भारी काम है क्वेश्चनर और इसमें। दूसरा, क्वेश्चनर में समय की सीमा बहुत ज्यादा हो जाती है। इंटरव्यू शेड्यूल में मुझे पता है कि 3 महीने मुझे डाटा कलेक्ट कर लेना है, आप जाके कर लेंगे। क्वेश्चनर में आपने 500 भेजे, 200 के रिस्पांस आए, 125 के रिस्पांस आए, नहीं आए, नहीं भेजा उसने, यद्यपि आपने इन्वेलप में अपना जो है रसीद लगा रखा था कि भेज दीजिए, लॉटरी डाक से भेज दीजिए, आपको कुछ करना नहीं है, नहीं आता है। तो इंटरव्यू शेड्यूल और क्वेश्चनर 2 बड़े टूल्स हैं जिसका उपयोग आज तक सोशल साइंस में, विशेषकर सोशल वर्क के फील्ड में, सोशल साइंस के फील्ड में, सोशियोलॉजी के फील्ड में लोग करते आ रहे हैं और एक बड़ा काम कर रहे हैं। अब ये अगर हमारी ये बन भी गए, तो सबसे बड़ा काम है सैंपलिंग का। सैंपलिंग एक सबसे बड़ा रिसर्च का हार्ट है, मैं कहता हूं हृदय है शोध का। अगर हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हैं, अगर हम कर रहे हैं इस तरह का डायग्नोस्टिक रिसर्च कर रहे हैं, हम डायग्नोस्टिक, हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कर रहे हैं, तो सैंपलिंग का बहुत सही होना आवश्यक है। सैंपलिंग का मतलब क्या है? ऐसी स्मॉलेस्ट यूनिट है समग्र में से जिसका कैरेक्टर शब्द उसमें समाहित हो। हम विद्यार्थियों में भारत सरकार के स्कॉलरशिप के जो हम उसका देख रहे हैं, प्रभावता का अध्ययन कर रहे हैं कि हम जो स्कॉलरशिप दे रहे हैं उसे विद्यार्थियों में क्या है, तो हमने ले लिया कि साहब विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों में शोध छात्रवृत्ति की उपलब्धता और उससे होने वाली गुणवत्ता का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने ले लिया विश्वविद्यालयों में, तो विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में, अब उत्तर प्रदेश के जितने विश्वविद्यालय हैं, रिसर्च स्कॉलर प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से इंटरव्यू लेना है आपको। एक बड़ा सवाल है कि आप कैसे चयन करेंगे, टोटल पॉपुलस को करेंगे। अगर पूरे विद्यार्थियों की संख्या 200 ही कुल है, तब तो भाई टोटल पॉपुलस की स्टडी है, पॉपुलस सैंपलिंग हो गया, आपको कहीं सैंपलिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको पूरे बनारस में कोविड के प्रभाव का, कोरोना वायरस के प्रभाव का, इसके विकास का अध्ययन करना है और ब्लॉक का अध्ययन करना है, पूरे बनारस का करना है, किसानों का अध्ययन करना है, तो किसानों का अध्ययन आपको करने के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक्स अलग करना पड़ेगा, सैंपलिंग लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? जो शहर से सटे हुए किसान हैं उनकी स्थिति दूसरी है, क्योंकि फूल की खेती करते हैं, वह वेजिटेबल की खेती करते हैं, उनकी इनकम ज्यादा होती है। जब आप रिमोट एरिया में जाएंगे जहां पानी की सुविधा है, वहां दूसरे होंगे। जब और रिमोट में जाएंगे जहां सिंचित जलभूमि नहीं है, तो किसान तीनों तरह के होंगे, मध्यम किसान, मझोले किसान, बड़े किसान। अब आपको इस तरह से आपके जब सिलेक्शन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए जिले के समस्त किसानों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी सैंपलिंग में आ जानी चाहिए। आप 300 किसानों का ले रहे हैं, उन किसानों में वैसे किसान हो जो शहर के करीब के ब्लॉक के हों, जो मध्य ब्लॉक के हों, दूरी के हों और रिमोट एरिया के हों। अब अगर ऐसे 300 उत्तरदाताओं का आप लेते हैं तो निश्चित रूप से इट विल रिफ्लेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑल द फार्मर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। तो एक बड़ा जेन्युइन होगा, एक सही होगा। तो सैंपलिंग ये बहुत बड़ा मेथड है। सैंपलिंग के चयन में सतर्कता, सैंपलिंग के चयन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये ध्यान देना पड़ता है कि ऐसा कोई न कोई विषय न हो जो छूट जाए। तो सैंपल के चयन आपको देना पड़ेगा। बहुत सारे सैंपलिंग है, रैंडम सैंपलिंग है, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग है, मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग है, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग है, पॉपुलर सैंपलिंग है। ये बहुत सारी सैंपलिंग है। अब आपकी रिसर्च पर क्या लागू होता है, आप अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने तर्क के साथ उसको करते हैं। तो एक बड़ा काम हो गया कि आपका सैंपलिंग हो गया। सैंपलिंग होने के बाद में अब क्या होगा, अध्ययन का तरीका। आप इंटरव्यू शेड्यूल लेते हैं तो ऑब्जर्वेशन एक मेथड है। ऑब्जर्वेशन मेथड क्यों है? मैंने बताया कि ऑब्जर्वेशन में 2 तरह का ऑब्जर्वेशन है। आप जो कहता सामने बैठे हुए तथ्यों को देखते हैं, वातावरण को देखते हैं, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर बिना कहे आपको स्थितियों को देखकर मिल जाते हैं। और दूसरा सवाल है ऑब्जर्वेशन से, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं, आप इंस्टीट्यूशन की गतिविधियों का अध्ययन करना चाहते हैं, उसकी प्रभाविता का अध्ययन करना चाहते हैं। इंस्टीट्यूशन विल नॉट परमिट यू अनलेस अंटिल यू आर नॉट द मेंबर ऑफ दैट योर बोर्ड। तो कहता साहब हम ऐसे कैसे बता देंगे आपने, हमारा निर्णय कैसे होता है, हम कैसे डेमोक्रेटिक डिसीजन लेते हैं मैनेजमेंट बॉडी में, या हमारे स्कूल के पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन प्रिंसिपल कहता है हाउ कैन पुट योर नेम इन द मीटिंग, यू आर नॉट द गार्जियन, यू आर नॉट द पेरेंट्स। तो अब आपको क्वासी पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन होता है, अर्ध सहभागी पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन, कि आपको मेंबर बनाता है मैनेजमेंट का आदमी, आपसे पैसा लेता है कि आप मेंबर हो जाइए, तो आप अटेंड करिए मीटिंग। तो एज ए मेंबर आप एक में गए,
अब हम पार्लियामेंट के मेंबर और पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग का अध्ययन कर रहे हैं, हमारे लिए बड़ा आसान है क्योंकि हम उसके मेंबर हैं। और अगर नहीं है तब एक ऐसा भी है कि हम पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन, वहां भी एक दर्शक दीर्घा में बैठ करके उनके होने वाले डिबेट को देखते हैं और तथ्यों का संज्ञान में लेते हैं। तो एक ऑब्जर्वेशन में एक पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन भी है जिसको देख करके आप तय करते हैं कि क्या है। तो एक साक्षात्कार की पद्धति है और दूसरा ऑब्जर्वेशन एक मेथड इस्तेमाल करते हैं। साक्षात्कार में कई चीजों का बड़ा ध्यान देना पड़ता है। मैं थोड़ी सी बात, थोड़ा सा आप गंभीर न हो जाए, टीचर होने के नाते मैंने एक छोटे से नाटक देखा था। उस नाटक में एक राजनीति का विज्ञान का विद्यार्थी एक लंबा इंटरव्यू शेड्यूल लेकर के जा रहा था किसी से भरवाने के लिए। उसके लक्ष्य में था, वो लोग जा रहे हैं, जिसके पास जा रहा वो तैयार नहीं है। उसका विषय है कि भारत को डिसाइड करना है कि अमेरिका के साथ प्राथमिकता के साथ रहे कि रूस के साथ प्राथमिकता के साथ रहे। इसकी दोस्ती किसके साथ प्रगाढ़ होनी चाहिए, जनमत संग्रह कर रहा है वो, एक तरीके से रिसर्च